हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आप पहला सवाल देख पा रहे हैं, हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना इनमें से कौन सा सच है और क्यों। जो हमें इक्वेशन दी गई है, जो समीकरण दिया गया है, वो है y बराबर है 3x + 5। हम इसको देख पा रहे हैं, ये कैसा समीकरण है? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जो समीकरण हमें दिखाई दे रहा है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। पावर 1 है इनकी, इसलिए रैखिक समीकरण है। जब भी कोई रैखिक समीकरण होता है तो क्या होगा? उसके लिए दो चर का होगा, तो इसलिए उसके कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि जो तीसरी ऑप्शन है हमारी वो सही चल रही है। हमने इसका कारण बता दिया कि जब कभी दो चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है, इसलिए इसके भी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? कुछ समीकरण दिए गए हैं और हमें ये चार हल हर किसी समीकरण के लिए जो है वो लिखने हैं। हर एक समीकरण के 4 हल हमें बताने हैं कि कौन कौन से 4 हल इसके होंगे। हम जो चाहें इसके लिए निकाल सकते हैं, ये हमारी मर्जी की बात है। तो हमने जैसे पहला भाग करना शुरू किया। पहले भाग में है 2x + y बराबर है 7। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x हमने क्या माना है? हमने मान लिया है, हम जो चाहे मान सकते हैं। हमने मान लिया कि x जो है 0 है। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम पहला हल निकाल रहे हैं। पहला हल निकालने के लिए हमने x को 0 कर दिया। अगर x हमारा 0 हो गया तो हमारा समीकरण किस में बदल गया? 2 गुना में 0 प्लस में y बराबर है 7, और 0 को गुना की तो 0 आ गया है, तो y 7 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हमें y का मान मिल गया है कि जो y है वो 7 के बराबर है। इसलिए x का 0 होना और y का 7 होना ये अपने आप में एक हल है। ये तो हमने एक हल निकाला है। इसी तरह से हमें फिर इसका दूसरा हल निकालना है। दूसरा हल क्या है? अब हमने मान लिया है कि जो x चल रहा है वो 1 के बराबर है। हम अपनी मर्जी से संख्याएं मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 0 के बाद 1 ही माना जाए, और चाहें तो इसको छोड़कर सीधा 2 भी मान सकते हैं। हमने ये मान लिया कि ये 1 है, तो यहाँ पे x की जगह ब्रैकेट में हमने लिख दिया है 1, y बराबर है 7। 2 को 1 से गुना किया, 2 आ गया, y तो है ही। अब यहाँ से फिर हमने जो 2 है उसकी जगह बदल दी, ये इधर जा कर के माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया? 5। इसका मतलब जब x हमारा 1 है, y का 5 होना जो है ये भी इसका एक हल है। एक हल ये आ गया, तो ये हमने 2 हल इसके जो है वो निकाल के दिखा दिए। इसी तरह से हमें इसका तीसरा और चौथा हल जो है वो भी ज्ञात करना है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। हमें दिया गया है πx प्लस में y जो है वो 9 के बराबर है। इसके लिए हमें 4 हल जो है वो ज्ञात करने हैं। तो हमने पहला लिया, पहले की तरह ही हमने मान लिया कि जो x है वो -1 के बराबर है। हम प्लस माइनस जो चाहे मान सकते हैं। हमने x को ले लिया है -1। अगर ऐसा होता है तो ये पाई गुना में -1 प्लस y, और ये किसके बराबर है? 9 के। पाई की -1 से गुना कर दी तो पाई आ गया हमारे पास, y तो है ही, ये 9 के बराबर है। जगह बदल दी हमने पाई की, दूसरी तरफ जा कर के हो गया है प्लस का, तो ये हमारे पास आंसर इसके लिए क्या आ गया है? 9 + पाई जो है वो इसके लिए आंसर आ गया है। तो इसलिए भी हम इसके लिए लिखते हैं कि पहला हल क्या हो गया? -1 और 9 प्लस में पाई, ये हमारे पास इसका एक हल है। अब इसी तरह से हमने इसका दूसरा हल निकालना है। अब हमने क्या लिया है? हमने x को ले लिया है 0। अगर हम ऐसा करते हैं तो पाई की गुना में 0 है, प्लस में y, ये 9 के बराबर चल रहा है। अब 0 को पाई से गुना किया तो 0 हो गया, y तो है ही। अब इससे हमें क्या मिल गया कि जो y है वो कितना है? 9 है। जब हमें ये मिल गया तो x का 0 होना और y का 9 होना, ये भी हमारे पास एक हल है। इतने सारे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, उसमें से 2 हल कोई भी हमने जो है वो करके दिखा दिए हैं। अब इसी तरह से हमने इसको अगला देखा कि अगला हल इसका क्या हो सकता है। तीसरा हल हम इसका निकाल रहे हैं। हर एक भाग के अंदर हमें 4 हल निकालने हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि पता लगता रहे कि इस भाग के कितने हल हो गए हैं।
x को हमने रख दिया है 1, ये हम मान कर चलते हैं, ये कहीं पर दिया नहीं जाता, हम चाहे 0 मान रहे हैं या -1 मान रहे हैं, ये हमने खुद माना है। जब हमने x को 1 रख दिया है तो इसका मतलब क्या है, पाई की गुना में 1 है प्लस में y है, ये 9 के बराबर है। पाई की गुना हो गई, जगह बदली तो उधर जा करके माइनस का हो गया। इसका मतलब 1 और 9 माइनस में पाई होना जो है वो भी एक हल है। अब इसी तरह से इसका चौथा हल निकाल रहे हैं। अब हमने मान लिया है जो x है वो 2 के बराबर है। अगर x 2 के बराबर है तो पाई गुना में 2 प्लस में y बराबर है 9। 2 के साथ गुना हुई 2y हो गया। अब जगह बदल ली है जब हमने तो 9 माइनस में 2 पाई हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे कि 9 में से 2 घटा करके आपको 7 नहीं लिखना है, क्योंकि 2 बार पाई आया है। 2 कोई अकेले अंक नहीं है, 2 पाई का मतलब है कि पाई यहाँ पर 2 बार है, इसलिए पाई वाली संख्याएं ही पाई में जमा या घटा हो सकती हैं। उसको ऐसे ही सिर्फ अंक वाले में से 8, 9, 7 कोई भी अंक हो उसमें से माइनस नहीं कर सकते। अगर ये भी 9 पाई होता तभी इसको माइनस करके 7 पाई आंसर आता। इसलिए 2 और 9 माइनस में 2 पाई जो है ये भी इसका एक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों के एक जैसे आंसर आएँ। आंसर जो है वो अलग अलग भी आ सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला भाग है जिसके अंदर हमें दिया गया है तीसरे भाग में, पहले 2 भाग हम कर चुके हैं, अब जो ये तीसरा भाग है इसके अंदर हमें दिया है x बराबर है 4y। x को 4y के बराबर दे रखा है। जब x 4y है तो हमें इसके लिए भी 4 हल लिखने हैं। हमने मान लिया पहले हल के लिए पहला हल लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम x को ही मान कर चलेंगे, हम चाहें तो y को भी मान कर चल सकते हैं। अब क्योंकि इसमें y दूसरी तरफ है तो हम सीधा y को मान रहे हैं। हमने y को कर दिया है 0। इसका मतलब x कितना आ गया, 4 की 0 से गुना, तो ये 0 ही बन गया। इसका मतलब x का 0 होना और y का 0 होना ये इसका एक हल है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा हल। दूसरे हल के लिए हमने y को कर दिया है 1 के बराबर, तो इससे क्या हुआ, x हमारा किसके बराबर हो गया है, 4 गुना में 1, यानी कि ये 4 के बराबर आ गया है। इसका मतलब y का 1 होना और x का 4 होना ये भी इसका एक हल है। ये ध्यान रखेंगे लिखते हुए कि जो x वाली संख्या है उसको आगे लिखना है और जो y वाली संख्या है उसको ब्रैकेट में पीछे की तरफ लिखना है। फिर हम इसका कर रहे हैं तीसरा हल। अब इसके तीसरे हल के अंदर क्या चल रहा है, हमने मान लिया कि जो y है वो 2 के बराबर है। y को हमने 2 के बराबर लिख लिया, तो इसका मतलब x क्या है, 4 गुना में 2 गुना होकर के आ गया 8। इसका मतलब x का 8 होना और y का 2 होना जो है ये भी इसका एक हल है। 3 हल हमारे निकल चुके हैं। अब हम निकाल रहे हैं इसका चौथा हल। तो इसके चौथे हल के अंदर हमने क्या मान लिया है कि y जो है वो -1 के बराबर है। अब ये -1 के बराबर है तो x है 4 गुना में -1, यानी कि -4 और -1। आगे हमें x वाली संख्या लिखनी है और पीछे y वाली, तो ये भी हमारे पास इसका एक हल है। इस तरीके से हमने इसके भी 4 हल जो हैं वो निकाल दिए हैं। अब इनको लेकर के हमारे पास हर एक भाग के 4 हल निकल गए हैं। फिर से कह रहे हैं कि इसमें कोई एक जैसे आंसर आए सबके ज़रूरी नहीं है। जो भी हम मानेंगे, x मान रहे हैं या y मान रहे हैं, जो भी संख्या मान रहे हैं उसके तबार हर बार एक नया आंसर जो है वो मिल जाता है। तो आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, जो भी मानकर निकालेंगे वो ही सही होगा।